खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। शमशान घाट में वृद्धा की अस्थियां बदल जाने पर परिजनों में भड़का आक्रोश। बुध विहार निवासी दूसरे मृतक के परिजनों की गलती बनी वजह। कलयुगी बेटे ने मां और छोटे भाई को तलवार से हमला कर किया घायल। रूपबास में सामने आई वारदात। तेज रफ्तार वाहन ने बालक की ली जान और मां बाप एवं बहन को किया घायल। जालूकी थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। और प्रमुख कारोबारी की किडनैपिंग और डकैती के केस में 5 को हुई उम्र कैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर शहर के तीज की शमशान घाट में एक मृतक वृद्धा के परिजन उस समय हैरान रह गए जब पता लगा कि वृद्धा की अस्थियां कोई और ले गया है। ऐसे में उन्हें भारी आक्रोश नजर आया। जानकारी के अनुसार फूटी खेल निवासी सुनील सैनी की माता कल्ली देवी का 23 मार्च को निधन हो गया था, जिनका दाह संस्कार तीज की शमशान घाट पर किया गया। बुधवार को परिजन तीज की रस्म निभाने शमशान घाट पहुंचे, लेकिन वहां अस्थियां गायब मिली। शमशान घाट पर मौजूद लोगों और कर्मचारियों से पता चला कि बुध विहार निवासी सर्वेश शर्मा गलती से अपनी परिजन की जगह कल्ली देवी की अस्थियां ले गए और उनका विसर्जन भी कर दिया। यह जानकारी सामने आते ही पीड़ित परिवार में रोष व्याप्त हो गया। परिजनों का यह भी आरोप है कि शमशान घाट पर भारी अव्यवस्था और गंदगी का आलम है। यहाँ आवारा पशु खुलेआम घूमते रहते हैं, जिससे अंतिम संस्कार जैसी धार्मिक क्रियाएं भी प्रभावित होती है। स्नानागार में भी सुअरों का विचरण नजर आता है। उधर सूचना मिलने पर निवर्तमान पार्षद मुकेश सारवान मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। सारवान के अनुसार शमशान घाट पर न तो नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं और न ही किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें स्वयं अपने क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को भेजकर सफाई करवानी पड़ती है। मेरी भाभी की है ना हस्तियां किसी और कौन कोई ले गए यहाँ से, और प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, और जो जहाँ संस्कार करते हैं बकरियां वगैरह सब बंद। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, कोई रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है, कोई कब का कोई क्या कर रहा है पता नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हमने भी जो है लकड़ी डालने वाले उससे बात करी, उसने हाथ खड़े कर दिया, हमको पता नहीं कौन अस्थि लेगा तुम्हारी। हम सुबह 7 बजे का आए हुए हैं, हमारी कोई अस्थि नहीं मिल रही, हम कहाँ जाएं ये बता दिए। हम तो प्रशासन निवेदन है अगर यहाँ पर कोई न कोई आदमी लगाया जाए। पूछताछ में पता लगा कौन ले गया? हमको पूछताछ में पता है नहीं, फिर हमने धीरे धीरे पता किया। हम 9:30 बजे अब तक 6:30 बजे का आए हुए हैं, हम तक अब पता पड़ा कोई बुध विहार का है, वो ले गया हमारी अस्थि को। तो मतलब करने वाले लकड़ी वाले की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि भाई किस रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, किस किस की लकड़ी गई है, किस किस के होना चाहिए, जहाँ संस्कार हुआ है उसको हमको कोई पता नहीं रहा। लकड़ी वाला हमें जवाब नहीं दे रहा संतुष्ट से। उनका 23 तारीख को देहांत हो गया था, तो आज अंतिया करने आए तो हमको अस्थियां यहाँ पे मिली नहीं। मतलब हमने लकड़ी वाले से पूछा तो उसने बोला मेरे को पता नहीं कौन लेगा, पे क्या हो गया कुछ पता नहीं। सो मतलब है जो पूछताछ में कुछ पता लगा कहाँ पे लोग? पूछताछ में उसकी डायरी जब पता किया तो बुधवार निवासी है चंद्रकला, उसकी माता जी का नाम है, वो ले गया मतलब हमारी माता जी का। उनसे आपने बताया नहीं कि भाई? बताया, उसने विसर्जन भी कर दिया। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अर्जेंट नहीं, कुछ भी मतलब प्रशासन बिल्कुल नाकारा है यहाँ पे। ये मेरे वार्ड निवासी है, इनका मुझे अभी पता लगा है कि भाई इनका 23 तारीख को किसी का दाह संस्कार हुआ था। अभी आए तो इनको यहाँ की अस्थियां नहीं मिली। मैं तो प्रशासन से पहले भी मैं चेतना कर चुका हूँ कि ये शमशान घाट यहाँ लोग आते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ इस तरह से मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही मौके पे देखो, साइड को देखो, सफाई की व्यवस्था नहीं है। क्या सफाई कर्मचारी को इन्होंने लगा रखा है? वार्ड वाजे शमशान घाट के अंदर पर्सनल 2 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, गेट पे बंद करना खोलना वो जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अंदर पता नहीं किसका शमशान घाट में किसका दाह संस्कार किस में हो रहा है, किसका कोई अस्थियां ले जा रहे हैं, किसका क्या ले जा रहे हैं, प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है इसके अंदर। क्या लगता है इनमें नंबरिंग डलनी चाहिए या कोई एक व्यक्ति यहाँ मौजूद होना चाहिए बताने के लिए? व्यक्ति मौजूद होना चाहिए, नंबरिंग भी डलनी चाहिए। अब क्या होता है कि मैं मेरे वार्ड के कर्मचारियों को यहाँ भेजता हूँ सफाई करने के लिए, क्या उनका काम है सफाई कर्मचारियों को काम करने का? ये शमशान घाट की राखों को फेंकना, प्रॉपर ये करना, उनको भी क्या पता। बेचारे आ जाते हैं, उनसे फोन करके देते हैं कि वार्ड छोड़ दो, आज शमशान घाट में काम कर लो।
इसमें प्रॉपर एक सफाई दिया, 2 सफाई कर्मचारी तो प्रॉपर होने चाहिए, जिनका काम हो, जिनकी मॉनिटरिंग हो, जिनके रेख देखने पता रहे कि कौन किसकी हत्या कौन है, किसका क्या है। अब क्या आता है, वार्डों से फोन कर देते हैं, जब गंदगी का आलम हो जाता है, हम जैसे लोगों को क्या, हम परेशान हो गए, हम ही भेज देते हैं हमारे वार्डों से 2 सफाई कर्मचारी, वो बेचारे सफाई कर जाते हैं। उधर स्थानीय लोगों ने शमशान घाट की व्यवस्थाओं को सुधारने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र के रूपबाज गांव में एक बेटे ने अपनी ही मां पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे छोटे भाई पर भी आरोपी ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि रूपबाज निवासी गगन सिंह कुछ समय पहले एक शादीशुदा महिला को अपने घर ले आया था। इसके बाद उसने अपनी मां और छोटे भाई मोहन सिंह को परिवार सहित घर से बाहर निकाल दिया। मजबूरी में पीड़ित परिवार पिछले करीब 6 महीनों से घर के बाहर लोहे की टीन का अस्थायी मकान बनाकर रह रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि इस मामले को लेकर कई बार सदर थाने में शिकायत दी गई और पुलिस अधीक्षक को भी अवगत करवाया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार सुबह आरोपी गगन सिंह ने फिर से विवाद के दौरान तलवार निकालकर अपनी मां पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान बीच बचाव करने आए मोहन सिंह पर उसने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके कान और हाथ गंभीर रूप से कट गए। घायल मोहन सिंह ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई होती तो यह घटना नहीं होती। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोहन सिंह गुजर मेरा नाम है, रूपबास का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर पे बाहर आराम कर रहा था, तो एक दिन पहले से मैं इसने माँ को परेशान कर रखा है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं भरने देता है। मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी मकान है, तो मुझे अपने मकान से निकाल कर मुझे और मेरी माँ को बाहर अलग से पटक रखा है। मैंने अपने अलग से 3 शेड डाल करके वहाँ रहता हूँ। पक्का मकान से मुझे बाहर निकाल के रख रखा है। वो अपने 3 बच्चों की माँ को भगा, कोई लड़की है जो 3 बच्चों की माँ है, उसको भगा के लेके आया है। तो वो कहता है कि इस जमीन जायदाद पर पूरे पर मैं अपना कब्जा वो करूँगा और यहाँ से तुम दोनों भाइयों को निकाल के भगाऊंगा। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं सर, मैं सुबह कंपनी से घर आया था। सुबह कंपनी की तरफ घूमने के लिए चला जाता हूँ, तो घर आया था तो माँ के ऊपर हाथापाई कर रहा था, पत्थर वगैरह बरसा रहा था। मैंने माँ को बोला कि मम्मा तू मान जा, रहने दे, इनको जो कर रहे करने दे, लेकिन नहीं माना। वो वहाँ से अंदर से जा करके तलवार निकाल के लेके आया और तलवार निकालने के बाद मम्मी के ऊपर हमला करने लगा। जैसे ही मम्मी को मैंने बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने सीधा तलवार से मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर हमला किया। तो आपका हाथ कट गया, कान कट गया? हाथ और कान दोनों कट गए मेरे। अलवर के जालूकी थाना क्षेत्र में सेमली स्टैंड के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहाँ तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार दंपति को पीछे से टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 साल के मासूम बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति पत्नी और एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार किरण पाल अपनी पत्नी पूजा, बेटे देवांशु और बेटी सोना के साथ बाइक पर से अपने गांव डवारा से MIA स्थित हेवल्स कंपनी में जा रहे थे। इसी दौरान सेमली स्टैंड के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दंपति सड़क पर गिर पड़े और मासूम देवांशु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पति पत्नी और बालिका का इलाज जारी है। वहीं मृतक बालक के शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया है। इस हादसे की जानकारी कठुमर युवा कांग्रेस अध्यक्ष धर्मपाल यादव ने दी। पुलिस फरार कैंटर चालक की भी तलाश कर रही है। पूरा मामला ये था, हमको जानकारी मिली कि हमारे रिश्तेदार थे किरण पाल जी, जो गांव ढवारा से MIA हेवल्स कंपनी में काम करते थे। वहां से गांव से वो आ रहे थे। जैसे ही सेमड़ी के स्टैंड को पार किया, बगल से एक कैंटरा ने बगल से टक्कर मारी और जो किरण पाल जी हैं उनके बच्चे वहीं एक्सपायर हो गए थे। बच्चे का नाम देवांशु है और किसके लगी है? उसकी जो देवांशु की मम्मी है उसका पूर्ण तरीके से हाथ खत्म हो गया। देवांशु की मम्मी का नाम पूजा है और किरण पाल के पाँव में फ्रैक्चर आई है, पाँव बहुत डैमेज है और जो बच्चा है उनका देवांशु वो वहीं पे ऑन स्पॉट खत्म हो गया। और बालिका की क्या हालत? बालिका के सिर पर चोट लगी है, मुंह पर लगी है, छिला हुआ है, उनका इलाज चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल में। ये किस पे थे? ये बाइक पर थे। फिर उसके बाद कहाँ लेकर आया? सरकारी हॉस्पिटल अलवर लेके आए। अब उनका इलाज चल रहा है। माता जी को यहाँ से रेफर करके जयपुर भिजवा दिया गया है और बच्चे जो डेड बॉडी है उसको मोर्ची में यहाँ पे धरवा दिया गया है। अलवर के एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने सनसनीखेज डकैती और अपहरण के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
अदालत ने 5 आरोपियों को उम्र कैद और 1 आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 दोषियों पर कुल 18,35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सरकारी वकील अजीत यादव के अनुसार परिवादी राजेश मित्तल ने 17 सितंबर 2018 को अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि देर रात उनके बेटे कुश का फोन आया कि 5-6 बदमाश हथियारों के साथ घर में घुस आए हैं। उस समय राजेश मित्तल अपने भुल्ला कबास स्थित फार्म हाउस पर थे। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि परिवार के सदस्यों और गार्ड को बाथरूम में बंद किया गया था। गार्ड के साथ मारपीट की गई और उसे पिस्टल के बट से घायल भी किया गया था। बदमाशों ने घर में लूटपाट करते हुए करीब 19 लाख रुपए और एक स्विफ्ट डिजायर कार लूट ली। साथ ही कारोबारी मुकेश मित्तल का अपहरण कर लिया। घटना के बाद पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने विजयनगर ग्राउंड के पास गाड़ी बदल ली और मुकेश मित्तल को चलती कार से फेंक कर फरार हो गए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 46 दस्तावेज और 24 गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर एडीजे कोर्ट की जज ज्योति ने आरोपी भूपेंद्र सिंह, सोनू सिंह, करण, गिरधर, टुन्नू और विश्वेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी मोनू को 3 साल की सजा दी गई है। इसमें देखो 17/9/2018 को MG मोटर्स का मालिक है राजेश जी। उन्होंने एक पुलिस थाना अरावली विहार में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस 16/9/2018 को रात्रि करीब 10:30 बजे उसके पास फोन आया कि उसके परिवारजन और जो घर पर गार्ड थे उनको सभी एक मुंह पर पर्दा लगा करके 5-6 बदमाश हाथों में बंदूक वगैरह लेकर के आए और उन्होंने सभी को घर से लगभग कई लाख रुपए और सभी के मोबाइल, जेवरात वगैरह ये सभी ले गए। और साथ में उनके जो भाई था मुकेश, उसको उनकी जो स्विफ्ट डिजायर थी कार, उससे अपहरण करके ले गए और धोबी गट्टा पर जाकर के उन्होंने गाड़ी बदल ली स्कॉर्पियो में और जो उनका भाई मुकेश था उसको भी स्कॉर्पियो में पटक लिया। उसके बाद जब पुलिस की नाकाबंदी ज़्यादा हुई तो जो मुकेश था उनका भाई उनको विजयनगर अपनी स्कॉर्पियो से छोड़ करके चले गए। पुलिस ने बाद में तफ्तीश में जो ये मुलजिम थे भूपेंद्र सिंह, सोनू और बुद्ध सिंह, विश्वेंद्र सिंह, करण, गिरधर, टुन्नू, दयानंद, मोनू, आकाश गुजर, हरनेक सिंह, इनके खिलाफ 346, 365, 397, 398, 120B IPC और आर्म्स एक्ट की धाराओं में चार्जशीट पेश की न्यायालय में चार्जशीट पेश होने के बाद मुलजिमान के विरुद्ध न्यायालय ने चार्ज लगाया और हमारे द्वारा इसमें 24 गवाह परीक्षित करवाए गए और 47 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने सभी गवाहों और दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए जो पीठासीन अधिकारी महोदय हैं ज्योति कुमारी सोनी जी, उनके द्वारा अभियुक्त भूपेंद्र सिंह, सोनू, करण सिंह, टुन्नू उर्फ दयानंद, विश्वेंद्र उर्फ राजा और मोनू, इनको दोषी मानते हुए सजा से और जुर्माने से दंडित किया। गौरतलब है कि यह हाई प्रोफाइल केस काफी चर्चित रहा था। अपहृत किए गए मित्तल प्रमुख कारोबारी एवं एक वाहन एजेंसी के संचालक भी थे। ऐसे में पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। अलवर में केडलगंज सुगनाबाई की धर्मशाला स्थित भूमिका एजेंसी के गोदाम में चोरी का मामला सामने आया है। दुकानदार ने पता लगने पर रिक्शा सवार चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। एजेंसी के संचालक गोपाल कुमार ने बताया कि उनके गोदाम में 4-5 महीने से चोरी हो रही थी। ऐसे में उन्हें पकड़ने के लिए जानबूझकर दुकान से उठाकर पानी की मोटर गोदाम में रख दी गई। मोटर चोरी हुई तो पता लगा कि एजेंसी पर काम करने वाले शाहिद ने लुहारवाड़ी के रिक्शा चालक शुभुद्दीन खान को बुलाकर पानी की मोटर अपने घर 60 फीट रोड पर पहुंचा दी थी। इसके बाद शाहिद ने दुकान पर आना बंद कर दिया। ऐसे में रिक्शे वाले को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। उसने बताया कि शाहिद खान उसके गोदाम से काफी बार सामान चोरी कर उसके रिक्शे के माध्यम से अपने घर पहुंचा चुका है। इसमें कॉपर वायर, आटा चक्की और पानी की मोटर सहित अन्य सामान शामिल है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शाहिद की तलाश शुरू कर दी है। अपने गोदाम पे रेगुलर क्या 5-6 महीने से चोरियां चल रही थी, मगर कोई पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने क्या एक मोटर वहाँ रखी कि अब ये कैसे चोरी होगी, तो वो मोटर चोरी हो गई। तो उसके बाद उन्होंने मना कर दी कि हमने नहीं चुराई है। फिर रिक्शे वाले को थोड़ा धमकाया तो बोला जी मेरे रिक्शे में तुम्हारे लड़के शाहिद ने रखी थी, तो मैं ले जाके उसको ट्रांसपोर्ट नगर ले गया था। तो करीब मान के चलो ये 10 से 12 लाख रुपए का अभी तक इन्होंने माल चोरी कर चुके। क्या चोरी करके ले गया? कॉपर वायर,
अपने मोटर्स, मशीन, चक्कियाँ, अच्छा, ये यही तो ये चुपचाप गोदाम से ले गए। चुपचाप गोदाम पे रिक्शा वाला रिक्शा लगा देता था। इसमें मेन भूमिका किसकी है? शाहिद खान, शाहिद खान खा का रहने वाला ही है। कारोली बाग, तो ये कितने समय से काम कर रहा है आपके यहाँ? करीब 8-7 साल हो गए। अच्छा, तो उसने क्या कबूल किया फिर? वो तो फरार है। अच्छा, उसका भाई को फोन करते हैं तो भाई उठपटांग बोलता है तो फिर तुमको। पुलिस किसको पकड़ के लेके गई है? वो रिक्शे वाले को जो माल लेके गया था, क्या नाम है उसका? सिब्बुद्दीन खान, सिब्बुद्दीन खान, वो भी वही का रहने वाला है, नूरवाड़ी। लोहरवाड़ी का है। तो वो यही काम करता है। हाँ, वो रिक्शा है तो अपन उसको माल ट्रांसपोर्ट का या उसका मंगाना। इन दोनों को पता था यहाँ पर हाँ कि कॉपर वगैरह रखा है। हाँ, पुलिस को सूचना दे दी थी आपने? पुलिस। पुलिस ले गई किसको? हाँ, चेतक, एक गाड़ी चेतक 1 नंबर आई थी, वो सिब्बुद्दीन को ले गई थी यहाँ से। अलवर में भगत सिंह चौराहे के पास 45 वर्षीय व्यक्ति गैस सिलेंडर की नली में आग लगने से झुलस गया, जिसकी इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार टोडा लक्ष्मणगढ़ निवासी विश्राम अपनी बहन से मिलने अलवर आया था। वह रसोई में गैस पर पानी गर्म कर रहा था और अचानक गैस सिलेंडर की पाइप लीक होने से आग लग गई। परिजन तुरंत झुलसे व्यक्ति को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। ये टोल आया था लक्ष्मण के पास। क्या बात हुई है? सिलेंडर तो गए लड़की खसक गई, पानी गर्म कर। फिर क्या हुआ? एकदम मैं भगो वो उतार बा, इतना भगन उतार, इतना में सिलेंडर निकल गई, लेकिन बुझाया मैंने। अच्छा, तो हाथ चली आप? हाँ। तो वही का इलाज कराया सी नहीं आगे? मैं बहन का आया हूँ यहाँ। कहाँ पे? यहीं अलवर? हाँ, मिलवाया हूँ मैं तो। मैं सुबह नहा के जाऊंगा। सीकरी में निर्माणाधीन बिल्डिंग में कार्य करते समय लकड़ी के पेड़े से नीचे गिरकर मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीकरी अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल लाया गया है। जानकारी के अनुसार मजदूर ओम प्रकाश सिंधी दिहाड़ी पर निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहा था। वह लकड़ी के पेड़े पर चढ़कर छज्जे में भरे पानी को निकाल रहा था, तभी अचानक बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरकर लहूलुहान हो गया। ये मजदूरी करता है, वहाँ से छज्जे से गिर गया था। कितनी मंजिल से गिरे? 8 फुट से। 8 फुट से गिर गया। हाँ। क्या सूचना लगी थी आपको? सूचना वो दूसरे मजदूर थे, उन्होंने उठाया। अच्छा। वहाँ पे सीकरी हॉस्पिटल में ले गए इसको हम। वहाँ इसके 7-8 टाँके आए थे। अच्छा। और फिर एक्सरे कराए, एक्सरे में 9 पसली टूटी मिली, 9 पसली टूट गई। तो क्या पेड़े पे काम कर रहे थे? कहाँ पे? पेड़े पे। हाँ, पेड़े पे। तो जब गिरे थे किसी ने ध्यान नहीं दिया था? नहीं, वो मजदूर तो ऊपर, वो मिस्त्री ऊपर लग रहे थे, ये अलग लग रहा था। राजस्थान पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने बुधवार को मिनी सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथ में काली पट्टी भी बांध रखी थी। साथ ही जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वैधता अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में पेंशनर से बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वह अधिनियम उनके हितों के खिलाफ है। जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने आरोप लगाया कि इस कानून के कारण पेंशन में बढ़ोतरी रुक जाएगी और पुराने पेंशनर्स के साथ भेदभाव होने की आशंका है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। कलेक्टर महोदय को अपनी न्यायोचित मांगों के संबंध में ज्ञापन देना। ये पेंशन समाज का प्रतिनिधिमंडल उपस्थित हुआ है। भारत सरकार ने विगत 25 मार्च 2025 को लोकसभा में तथा 27 मार्च 2025 को राज्यसभा में एक विधेयक पारित करके निश्चित रूप से पेंशनरों के हक पर बहुत कुठाराघात किया है। निश्चित रूप से राजस्थान के पेंशनरों को विभाजित करने का प्रयोग किया गया है और सरकार ये चाहती है कि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रही है। पेंशनर्स को 2 भागों में बांटा जा रहा है, 2026 से पहले के पेंशनर्स और 2026 के बाद के पेंशनर्स। इनको 2 सीमा रेखाएं खींची गई हैं, जिससे पेंशनर्स में ताकि आपस में विभाजन हो, फूट डले और सरकार अपनी मंशा को पूर्ण कर सके। सरकार ने गैर वित्त पोषित कानून भी लागू किया है, जिसमें पेंशनर्स की जो पेंशन है उसको गैर वित्त पोषित अधिनियम के तहत वित्त में अधिकार दे दिया गया है, जिससे पेंशन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। निश्चित रूप से पेंशनर्स राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में आज पूरी सेवाएं दे रहे हैं, समर्पित भाव से समाज के लिए तत्पर होकर के सेवा के लिए समर्पित हैं। और ऐसे पेंशनर्स जो जीवन भर अपनी सेवाएं सरकार को दी, आज उनके साथ सौतेला व्यवहार करके सरकार उनका शोषण करने जा रही है। यह अन्याय है, इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए आज के दिन को हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सारे देश में आज पेंशन समाज अपने अधिकारियों को ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम पेश करेगा और निश्चित रूप से अपनी मांगों के लिए कृत संकल्प होकर के हम आगे संघर्ष जारी रखेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है।
चैत्र नवरात्र में गुरुवार को घरों में अष्टमी और नवमी की जोत देकर कन्याओं को भोजन करवाया जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1:50 से 26 मार्च दोपहर 11:50 तक रहेगी। इसी तरह नवमी 26 मार्च को दोपहर 11:51 से 27 मार्च सुबह 10:07 तक रहेगी। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए 26 मार्च को ही रामनवमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में बसंतीय जो कि चैत्री नवरात्र के नाम से जाने जाते हैं, उसी संदर्भ में कल 26 मार्च गुरुवार को घरों में अष्टमी और नवमी की जोत देख करके कन्या को भोजन करके खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1:50 से 26 मार्च को दोपहर 11 बजे तक रहेगी, जबकि नवमी तिथि 26 मार्च को दोपहर 11:51 से 27 मार्च को प्रातःकाल 10:07 तक रहेगी। शास्त्रोक्त शुभ कार्यों में उदीयमान अर्थात सूर्योदय के समय की तिथि मान्य होती है, परंतु शास्त्रोक्त यह माना गया है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न के समय चैत्र शुक्ल नवमी को अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इसलिए कल 26 मार्च गुरुवार को ही मंदिरों में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के उद्घोष के साथ ही भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ कल 26 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा और घरों में मां दुर्गा अष्टमी की और रामनवमी की जोत देख करके घरों में खुशहाली की सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। इसी के साथ 26 मार्च गुरुवार को चैत्रीय अर्थात बसंतीय नवरात्रों का समापन भी हो जाएगा। नवरात्रों के अवसर पर किशनकुंड विकास समिति की ओर से हर वर्ष की तरह भंडारे का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि किशनकुंड स्थित भोलेनाथ और माता के मंदिर पर भंडारा संपन्न हुआ। बुधवार को सुबह 10 बजे मंदिर में भोग लगाकर भंडारा शुरू किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में करणी माता मेले में जाने वाले भक्तों ने प्रसाद पाया। सप्तमी के दिवस पर और ये एक शानदार पर्व है, नवरात्रि के अवसर पर यहाँ किशनकुंड विकास समिति की ओर से प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालु आते हैं और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु तो नवरात्रों के समय आते हैं। इस अवसर पर किशनकुंड विकास समिति के सभी सदस्यों ने यहाँ भोजन सामग्री का, पूड़ी सब्जी का, हलवे का आयोजन किया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक और श्रद्धालुओं का प्रसाद लगातार चल रहा है और इसी तरह के कार्यक्रम निरंतर किशनकुंड विकास समिति कराती हुई आ रही है। मेरी आप सभी से विनती है कि जब जब भी कार्यक्रम यहाँ हो तो आप सभी लोग यहाँ आएँ, भोले बाबा के दर्शन करें और प्रसादी प्राप्त करें। अलवर के अंबेडकर नगर स्थित जाट समाज विकास समिति की ओर से बालिका छात्रावास का भूमि पूजन संपन्न हुआ। आयोजित इस अवसर पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर एवं उनकी पत्नी ने विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। जिला प्रमुख ने बताया कि छात्रावास के लिए करीब 52 लाख रुपए की जमीन आवंटित की गई है और इसके निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास क्षेत्र की बालिकाओं को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं जीत कौर सांगवान ने बताया कि बालिकाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बालिका छात्रावास का भूमि का शिलान्यास हुआ है। जो बालिका छात्रावास की जो जगह थी वो काफी दिन से इस मामले में हमने भी संकल्प ले रखा था, जब तक भाई ये जमीन अलॉट नहीं होगी साफा नहीं बांधेंगे। आज हमें भी साफा पहनने का मौका मिला है। तो बालिका छात्रावास की जो भूमि का आज काम चालू किया गया है, सभी समाज के लोग आए हैं। इसके अध्यक्ष जीत कौर सांगवान, उसकी पूरी कार्यकारिणी को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने सब मिलकर बड़ा प्रयास किया। हमें भी दिल्ली जयपुर दौड़ने का मौका मिला। अच्छा शुरुआत हुई, आज ये काम चालू होगा। सभी समाज के सहयोग से ये काम बनेगा। भाई भूमि आवंटन में
हमारा भी ठीक रहा, हमने कोशिश की। जिन लोगों को हमने भी कहा, पैसे की व्यवस्था थी, सरकार ने कहा कि जी पैसे जमा कराओगे तो अलॉटमेंट कराएंगे। उस सब मिलके हम लोगों ने काम किया। और सामाजिक जो चीजें थी, छोटी मोटी बातें थी, जो लोगों ने इसको अलॉटमेंट ने होने में प्रयास किया, उन लोगों को भी इस बात से सबक मिला कि भाई समाज से बढ़कर कोई चीज नहीं। तो आज ये शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। समाज की बालिका छात्रावास बनेगा, जीत कौर इसके अध्यक्ष हैं। पूरी कारणी समाज के सब लोग बैठे हैं, मुखिया। छोटे मोटे जो समाज को लोगों ने शुरुआत की थी बांटने की, वो चीजें भी हमने तो इग्नोर कर दी। ततारपुर वाला भी हमने काम चालू कर दिया, बिल्डिंग बन रही है, 35x60 का हॉल बन रहा है, 2 कमरे बन रहे हैं, वो भी काम चालू हो गया। हमारा प्रयास है कि हमारे समाज का कोई भी काम रुके नहीं और समाज एक साथ रहकर काम करे। हर व्यक्ति को जाना है, आना है। अब हम भागते भागते 59 साल के हो गए, आज 10 साल बाद फिर मिलेंगे तो पता नहीं कहाँ होंगे। तो मैं नई पीढ़ी को कहता हूँ, समाज की एकता ही जरूरी है, छोटी मोटी बातों में ना पड़े। पार्टियां अपना काम करेगी, राजनीतिक दल अपना काम करते हैं, समाज अपना काम करता है। मैं तो यही कहूंगा, कल परसों राजाराम मील को भी मैंने, हनुमान बेनीवाल जी को भी यही कहा, भाई तुम समाज की लड़ाई मत लड़ो, पर्सनल लड़ाई लड़ो आप। तो दोनों को मैंने, हनुमान बेनीवाल जी को रात को फोन किया, राजाराम जी को कहा, भाई आप समाज को दुरुपयोग मत करो, समाज के नाम से आप लड़ाई मत करो, तुम्हारी पर्सनल लड़ाई लड़ो, परंतु समाज को इसमें इस्तेमाल मत करो। ये बात मैंने उन सबको कही है, आगे भी मैं यही कहूंगा। अलवर जिले में मैं एक ही बात कहता हूँ, जब से मैं जिला प्रमुख बना हूँ, मेरी मानसिकता छोटी नहीं रही। हरदम मेरी मानसिकता ये रही है कि भाई कोई आदमी काम कर रहा है उसको करने दो, बिना बात की, बिना लागत की भाजी मत मारो। भाई कोई आदमी के पास कुछ है ही नहीं, तो भाजी मारने चला जाता है कि मैं क्या करूं। सामाजिक मर्यादा में किसी के पास इच्छा है तो दे दो, नहीं तो घर बैठ जाओ, उसकी आलोचना तो मत करो। भाई मेरा तो यही प्रयास है कि समाज जिस तरह एक होगा, आगे बढ़ेगा, उसी तरह समाज की शाखाएं बढ़ेंगी और समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा, आज लोकसभा हो, विधानसभा हो, सब जगह हमारा परचम फहरेगा। हमारे समाज के बेटे बेटियां, आज ये बालिका छात्रावास बनेगा तो सब हमारे समाज की तो बच्चियां पढ़ेंगी इसमें। भाई ये तो नहीं मेरी बलबीर चिल्लर की बच्ची पढ़ेगी, जीत कौर की बच्ची पढ़ेगी, सतबीर की बच्ची, शेर सिंह की पढ़ेगी, भरत सिंह डॉक्टर की बच्ची, कोई भी अध्यक्ष राजेश होगा, किसी की बच्ची थोड़ी पढ़ेगी, सब समाज की बच्ची पढ़ेगी। तो मेरा तो यही प्रयास है कि कोई भी संस्था समाज को आप बढ़ाते हो तो उस पर अपना अकेले का अधिकार मत रखो, समाज के सब लोगों को साथ लेके चलो। भाई हमें तो समय भी नहीं मिलता है भाई ज्यादा सहयोग करने का, आप याद करते तो आ जाते हैं। हमने जब भी किसी समाज का व्यक्ति, अलवर जिले में कोई ऐसी समाज की संस्था नहीं है जिसमें मैंने कमरा या डोनेशन नहीं दे रखा हो। कोई समाज की मुझे बता दे कोई व्यक्ति। जाट समाज विकास समिति के अध्यक्ष हूँ। ये जमीन हमारे 2016 में अलॉट हो गई थी और 16 में अलॉट होने के बाद थोड़ा सा इसमें लोगों ने विवाद पैदा कर दिया था, तो 5 साल कचहरी में केस लड़ा। फिर बाद में अब चिल्लर साहब इसको बहाल करवा के लेके आए हैं और ये पैसा जो जमा हुए हैं बालिका छात्रावास के लिए, ये मात्र 80 लोगों के पैसे जमा हुए हैं। 80 लोगों से, डॉक्टर साहब आप लोगों के सहयोग से ये प्लॉट खरीद लिया, जिसमें हमारे 52.5 लाख रुपया खर्च हुए हैं और ये जमीन समाज की है, समाज की रहेगी और बालिका छात्रावास ये बनेगा और सभी की बालिका इसमें पढ़ेंगी। और इसमें जो बढ़ चढ़ के भाग लिया उनका सभी का जो है बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आगे भी इसी तरीके से सहयोग करते रहें, क्यों बनने में काफी इसमें पैसा लगेगा, करोड़ों का काम है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, सबका काम है। और जितना जिला प्रमुख चिल्लर साहब ने सहयोग दिया, इतना मैं समझती हूँ आगे भी कोई नहीं दे सकता। इनने 31,50,000 रुपया बालिका छात्रावास के लिए दिया, 1.5 लाख रुपया आपका मैंने केस में लगा दिया, वो गिनती मत लेना है ना, कदे गिनती मिलो। तो इसलिए जो है सबसे बड़ा सहयोग इनका रहा। और इनने चिल्लर साहब ने अपने बच्चों से भी नहीं पूछा कि मैं सहयोग करूं कि नहीं करूं। बाद में ये प्रेम कर रही थी कि दादी क्या करवा रही है, मैं कहा भाई बालिका छात्रावास करवा रहे हैं। तो आज इसको इसीलिए बुलाया, आज भाई ये पैसा तुम्हारे यहाँ लगे हैं, सही जगह लगे हैं। तो इसी तरीके से सारी समाज से मैं टीवी के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये समाज की जगह है और इसमें सभी सहयोग करें। अब इसका काम चालू हो जाएगा, सभी अपना जो कमरा जिसने देना है वो जाट समाज विकास समिति में जमा करवाएं। पैसे को हिसाब होगा, यहीं पंचायत में बैठ की बालिका छात्रावास में हमेशा हिसाब होता रहेगा।
उधर इस अवसर पर राजेश चौधरी, प्रेम सिंह फौजदार, मोहन सिंह चौधरी, डॉक्टर योगेश चौधरी, डॉक्टर निहाल सिंह, अतर सिंह, डॉक्टर राजकुमार फौजदार, महेंद्र सिंह, भागीरथ चौधरी और सतवीर महलावत आदि मौजूद रहे। कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम जारी हो गया है। वहीं 8वीं बोर्ड के रिजल्ट के मामले में अलवर ने प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। प्रभारी एवं डाइट प्राचार्य ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि अलवर जिले में 8वीं बोर्ड में 38,876 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 38,062 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार 8वीं का परीक्षा परिणाम 96.80% रहा। वहीं 5वीं बोर्ड में 40,533 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 39,860 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस तरह 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 98.34% रहा है। इस बार दोनों परीक्षाओं में अंकों की बजाय प्रत्येक विषय में A, B और C ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया गया है। कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम 24 मार्च को डिक्लेयर हुए हैं। इसमें अलवर की स्थिति ये है कि अलवर में कुल कक्षा 8 में 38,876 स्टूडेंट ने अपेयर किया था। इनमें से 38,062 स्टूडेंट पास हुए और टोटल कक्षा 8 का रिजल्ट अलवर का 96.80% रहा है। और कक्षा 5 में 40,533 स्टूडेंट्स अपेयर हुए, जिनमें से 39,860 स्टूडेंट पास हुए हैं। कक्षा 5 का अलवर डिस्ट्रिक्ट का परीक्षा परिणाम 98.34% रहा है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? इस बार कक्षा 5 और 8 में जो परीक्षा परिणाम है उसमें अंकों की बजाय प्रत्येक विषय में ग्रेडिंग दिया जाता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से 29 मार्च को गायत्री मंदिर स्थित शक्तिपीठ पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। संयोजक अमित वशिष्ठ ने बताया कि हर साल की तरह युवा प्रकोष्ठ द्वारा इस कैंप का आयोजन होगा। उन्होंने युवाओं से अधिक रक्तदान की अपील की है। वहीं अब तक 10 बार से अधिक रक्तदान करने वाले पुरुषों और 5 बार रक्तदान करने वाली महिलाओं को रक्तवीर सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाएगा। गायत्री परिवार अलवर के द्वारा जो हमारा युवा प्रकोष्ठ है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, तो इस बार भी लगाया जा रहा है और ये आने वाली 29 तारीख 29 को जो कि रविवार को पड़ता है। तो इस दिन 9:15 बजे से ही रक्तदान शिविर स्टार्ट हो जाएगा। और इस शिविर की खासियत है कि हम प्रत्येक पहले भी हमने किया था, इस बार भी कर रहे हैं कि जो पुरुष पहले 10 बार रक्तदान कर चुके हैं उनको रक्तवीर का सम्मान दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और महिलाएं जो 5 बार कर चुकी हैं उनको भी रक्तदान शिविर रक्तवीर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अलवर जिला ब्राह्मण सभा की ओर से 26 मार्च रामनवमी को सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम परशुराम सर्किल के समीप स्थित ब्राह्मण छात्रावास में होगा। इस दौरान ब्राह्मण समाज के 3 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न करवाया जाएगा। संगठन पदाधिकारियों ने यह जानकारी प्रदान की। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा वार्ता की गई। प्रदेश अध्यक्ष भगवान स्वरूप शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य डीओ महेश कुमार गुप्ता से कई मुद्दों पर वार्ता की। संगठन ने विद्यालयों में चल रहे कोचिंग संस्थान एवं स्कूल समय में चलने वाली कोचिंग की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा बिना सक्षम स्वीकृति के स्थान परिवर्तन कर चलने वाले एवं मान्यता से अधिक कक्षाओं तक प्रवेश लेकर संचालित विद्यालयों पर कार्रवाई की मांग उठी। इस क्रम में शिक्षा अधिकारियों ने टीम बनाकर मान्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उधर प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष लालाराम ठाकुर, मीडिया प्रभारी ओपी शर्मा, प्रवक्ता दीपक पंडित, अनिल अरोड़ा, महिपाल सिंह शेखावत, सिद्धार्थ गौर, मोहित पंडित और सुनील बिलखा आदि शामिल रहे। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ माकपा की दिल्ली में आयोजित जन आक्रोश रैली में अलवर से भी कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने मजदूर, किसान एवं अन्य मेहनतकशों का हक मारने के आरोप लगाए। यह रैली रामलीला मैदान में की गई। इसमें अलवर से जिला सचिव रईसा के नेतृत्व में C2 जिला अध्यक्ष मोहन सिंह राघव, किसान सभा जिला संयोजक मुख्तियार सिंह, महेंद्र सिंह, परमानंद सैनी, उस्मान खान, रजनी शर्मा और रीना कंवर आदि शामिल रहे। इस दौरान लेबर कोड को वापस लेने, मनरेगा को बचाने, बिजली संशोधन विधेयक और बीज विधेयक वापस सहित भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करने जैसी मांगे रखी गई। रैली को राष्ट्रीय महासचिव MA बेबी, प्रकाश करात, वृंदा करात, अशोक धावले, बीजू कृष्णन और तपन सेन आदि ने संबोधित किया, जबकि संचालन पोलित ब्यूरो सदस्य एवं सांसद अमर राम ने किया।
अलवर में आम आदमी पार्टी ने मुख्य अतिथि सह प्रभारी एवं पूर्व एमएलए महेंद्र गोयल के नेतृत्व में बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल और महासचिव दिव्येंदु शर्मा ने की। सह प्रभारी गोयल ने कहा कि पार्टी नगर निकाय चुनाव मजबूती से लड़ेगी, साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में संगठन का विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर विजय बिंदल, अनिल मित्तल, नितेश कुमार, जितेंद्र यादव, मदन मोहन बांका, महावीर प्रसाद और रोहिताश जाटव आदि मौजूद रहे। उधर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में पंचायती राज विभाग का चुनाव मजबूती से लड़ेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण समिति की बैठक ली। इसमें हरियालो राजस्थान अभियान 2026 के तहत लक्ष्य के अनुसार 43 लाख से अधिक पौधरोपण की तैयारियों की समीक्षा हुई। वहीं विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके लिए विभिन्न विभागों को लक्ष्य आवंटित किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग को 22,08,000 पौधों का सर्वाधिक टारगेट मिला है। उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों को राम वाटिका स्थापना के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में एडीएम द्वितीय योगेश डागू, डीएफओ राजेंद्र हुड्डा, जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र, आयुक्त सोहन सिंह नरूका, डीएसपी अंगद शर्मा, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता भूरी सिंह और संयुक्त कृषि निदेशक पीसी मीणा आदि मौजूद रहे। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ट्रॉमा वार्ड के बाहर वार्ड बॉय की बाइक को चोरी कर ले जाते हुए एक अज्ञात चोर को पकड़ लिया गया। उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। यहाँ मौजूद अनिश कुमार ने बताया कि वह ट्रॉमा वार्ड में वार्ड बॉय का कार्य करता है और उसने अपनी बाइक ट्रॉमा वार्ड के बाहर खड़ी की थी। अचानक एक अज्ञात चोर आया और उसकी बाइक को ले जाने लगा, लेकिन अनीश ने समय रहते देख लिया और चोर को पकड़ लिया गया। ये मैं बाहर खड़ा था, ये बाइक लेके जा रहा था आपकी। हाँ। तो आपको कैसे पता लगा? मैं बाहर ही खड़ा था, मेरे को एकदम दिखा था। फिर आपने पकड़ लिया? हाँ, मैंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैंने पुलिस को सौंप दिया। पहले भी ये चोरी हो चुकी है काफी? हाँ, पहले भी काफी हुई थी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, एनईबी अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरिस्का जंगल में अज्ञात लोगों द्वारा कचरा फेंकने के बाद वन विभाग सख्त हो गया है और ऐसे में हाईवे और अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले माधोगढ़ पुरानी पुलिया के पास कचरा और गंदगी डालने से आसपास बदबू का माहौल बन गया था। यह जंगल और वन्य जीवों के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है। ऐसे में वन विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए अलवर जयपुर हाईवे सहित अकबरपुर रेंज क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों के जरिए अब जंगल क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। अकबरपुर रेंजर हेमेंद्र सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कदम उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जंगल क्षेत्र में गंदगी फैलाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि वन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा होता है। बिल्कुल, अभी हाल ही में कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने यहाँ पर वन क्षेत्र के पास में कूड़ा कचरा डाल गए जो हमारे वन्य जीवों के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। इस संबंध में हमारे डीएफओ साहब से निर्देश प्राप्त हुए कि एक कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल कराया जाए। उसी के क्रम में हमने एक कैमरा लगाया ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कचरा और इस तरह की जो इलीगली जो चीज़ें कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हमें सुविधा रहे। आसमान में बादल छाए रहने और बिगड़ते मौसम को लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। अलवर जिले सहित मालाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बारिश से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पसर गई थी। ऐसे में उत्पादन और गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ा है। इसके अलावा बारिश से गिरी हुई फसल की कटाई करने में भी अधिक समय लगेगा। किसानों का मानना है कि 15 से 20 दिन तक गेहूं की कटाई चलेगी। उनका यह भी कहना है कि बारिश से फसल को हुए नुकसान के बाद ढंग से कोई सर्वे नहीं हुआ है, जो किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। बुर्जा स्थित शहीद श्री राम गुर्जर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10वीं का परिणाम 100% रहा। वहीं छात्रा आरती जाटव ने 97 और खुशी जोशी ने 93% अंक प्राप्त किए हैं। इसी तरह 8वीं क्लास की सपना जाटव ने A ग्रेड लाकर नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल आशा चौहान ने बताया कि बच्चों की मेहनत और लगन के साथ गुर्जरों का मार्गदर्शन कारगर रहा। साथ ही निजी स्कूलों की तरह इस सरकारी विद्यालय ने भी श्रेष्ठ परिणाम दिया है। वहीं आरती जाटव ने बताया कि वे आगे चलकर प्रिंसिपल बनना चाहती हैं। उधर सभी बच्चों के साथ गांव में रैली निकाली गई, साथ ही माला पहनाकर स्वागत किया गया। मेरा नाम आरती है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुर्जा में पढ़ती हूँ। मेरी कक्षा 10 की परसेंटेज 97% है। अंग्रेजी के अंदर मेरे 100 में से 100 नंबर आए हैं। सामाजिक विज्ञान में 99, संस्कृत में 98, विज्ञान और गणित में 96 और हिंदी में 91। अब इस चीज़ का श्रेय आप किसको देना चाहते हो? इस चीज़ का श्रेय मैं अपने सभी गुरुजनों और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे समय दिया और मेरा हौसला बढ़ाया पढ़ने के लिए। ये उच्च माध्यमिक विद्यालय बुर्जा का 10th का रिजल्ट 100% रहा है और हाईएस्ट परसेंट आरती की बनी है 97% और खुशी जोशी 93%। ग्रामीण क्षेत्र के होनहार भी किसी से पीछे नहीं है। 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों से यही स्थिति सामने आई है। चांदपाड़ी गांव में एक किसान मोहनलाल गुर्जर की बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सपना गुर्जर ने 10वीं कक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे में इनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। मोहनलाल गुर्जर ने बताया कि वे एक छोटे किसान हैं और खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उधर कठूमर के खो राजकीय सीनियर स्कूल के छात्र अंकित राजपूत ने 94.50% अंक अर्जित किए हैं। ऐसे में उनके गांव सारंगपुरी में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यार्थी का नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। अंकित सिंह ने बताया कि उन्होंने लगन और मेहनत से नियमित अध्ययन किया। वहीं ईश्वर, परिवारजन और गुरुजनों की कृपा से सफलता मिली है। हमारा कहना यह है वही सभी करे, बच्चा मेहनत करे, जोर से करे, बढ़िया तरह अपना माँ बाप का नाम रोशन करे और अपनी मेहनत पे, अपने बलबूता पे खड़ा हो। जिन्होंने हाँ पहली छात्रा है ये, जो शायद 95% हासिल करी है, जो शायद पहली छात्रा है। लहर है, खुशी की लहर है बहुत ज़्यादा। मालाखेड़ा में SUM स्कूल में जावे तो मेहनत करके यहाँ पे भी मेहनत करे, वहाँ पे भी मेहनत करे और अपना खेती का भी काम करती है। अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड पर एक तरफ नाले की सफाई नगर निगम की ओर से JCB लगाकर करवाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ की सफाई अभी तक नहीं हो पाई है। क्षेत्र के दुकानदारों के अनुसार दोनों तरफ के नालों की गहराई तक सफाई जरूरी है। इसके अलावा नालों पर से अतिक्रमण को भी हटाया जाना चाहिए। उमरैन की ग्राम पंचायतों में तैनात सिक्योरिटी गार्डों ने मानदेय नहीं मिलने की समस्या को लेकर विरोध दर्ज करवाया है।
उन्हें पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं मिल पाया है। ऐसे में एक विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। गार्डों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उनका मानदेय अटका हुआ है। चांदोली के सिक्योरिटी गार्ड इलियास खान ने बताया कि वे लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वेतन नहीं मिल पा रहा। चांदोली, उमरैन, बख्तपुरा, कस्बा डेरा, शाहपुरा और भटवाड़ा ग्राम पंचायतों के सिक्योरिटी गार्डों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। समस्या ये है कि हम वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और टेंडर ना होने की वजह से 4.5 महीने का तो पहले पेमेंट रुक गया। उसके बाद में अब दोबारा टेंडर ना होने की वजह से 3.5 महीने का पेमेंट रुक गया। अब इनसे अधिकारियों से बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई आप एजेंसी के थ्रू हो, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, जब तक टेंडर नहीं होगा आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। अब इसमें हम तो काम कर रहे हैं भाई, काम ना करें जब अलग बात है। अब काम कर रहे हैं फिर भी पैसे नहीं मिल रहे, तो ये कौन सी वो है भाई? तो हर साल टेंडर होता है क्या? हर साल टेंडर होता है इसका। अब टेंडर ना करना तो इनकी दिक्कत है ना। अब ये तो 6 महीने टेंडर नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हमें 6 महीने पैसे नहीं दिए जाएंगे। हम तो काम कर रहे हैं बकायदा। कौन सी कंपनी के तहत लगे हुआ? ये अभी लास्ट ये फॉर्म एंटरप्राइजेज करके कंपनी थी। तो आप कितने पैसे मिलता है? उसको पंचायत के थ्रू मिलते हैं 9,949 के समथिंग, और हमें वो देता है 6,000 रुपये। ना कोई EPF और SI वगैरह सब कटता है हमारा, लेकिन वो कुछ नहीं डालता हमें। ना हमारे पास PF ESI नंबर है, ना हमारे पास PF ESI का पैसा आता है, लेकिन हमारे पैसे में से कटता जरूर है वो। उमरैन विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय की ओर से उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पिछले 5 वर्षों से कटे हुए बिजली कनेक्शनों को दोबारा चालू किया जा रहा है। निगम के प्रतिनिधि पूरन जांगीर ने बताया कि कई उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन 5 साल से भी लंबे समय से कटे हुए हैं। वे इस अभियान का लाभ उठाकर अपना कनेक्शन फिर से चालू करवा सकते हैं। यह विशेष अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा। यानी कि कटे हुए कनेक्शन हैं जो 5 साल से पुराने हैं, अभी एक ऑर्डर आ गया है, उसके तहत जो कटे हुए कनेक्शन है उनको जमा करा के 5 साल से पुराने कनेक्शन को भी आज करा, जिससे कि उनका कनेक्शन चालू किया जाए और निगम को भी हम आर्थिक लाभ के लिए उसको बकाया राशि को जमा करवा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है उपभोक्ता को? उपभोक्ता को उसका ID में जैसे आधार कार्ड देना होगा और एक नॉर्मली एप्लीकेशन देनी होगी सामने यहाँ पे, और जो बकाया राशि है उसका LPS दे के हम उसको जमा करा के आ सकते हैं। नटनी का बारा रूपारेल नदी में इन दिनों जलकुंभी तेजी से फैल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलकुंभी अब धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगी है। समय रहते सफाई अगर नहीं हुई तो पानी का बहाव बाधित होगा, साथ ही जलीय जीवों को भी खतरा पैदा हो सकता है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार हर साल जलकुंभी की समस्या सामने आती है, ऐसे में कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। बताए तो नटनी का बारा, हम इस जगह खड़े हुए हैं, ये नटनी का बारा है और यहाँ रूपारेल नदी 2 भागों में विभाजित है। एक तो भरतपुर की तरफ जाती है और दूसरी हमारे अलवर जयसमंद की बांध की तरफ जाती है। लेकिन हम आपको यहाँ दिखाएं तो जो जलकुंभी है वो अब तेजी से उगने लगी है, क्योंकि जो जलकुंभी तेजी से उगेगी तो ये जो है पानी के अंदर जो जल है, मछलियाँ है, अन्य और जो जल जीव उनको काफी नुकसान हो सकता है। प्रशासन कई बार यहाँ सफाई भी करवाता है, लेकिन अब जो धीरे धीरे पैदा होने लगी है, अब फैलने लगी है, तो अभी अगर इनकी प्रशासन सफाई करवा दे तो ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो बरसात के समय में जो नदी आएगी तो बहाव में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और आगे भी पानी बहाव में भी थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि जलकुंभी पूरी तरह पानी में फैल जाएगी और अब तेज़ी से फैलने लगेगी, क्योंकि गर्मी जैसे आएगी तो उसी तरह से जलकुंभी बहुत तेज़ी से फैलेगी और अब धीरे धीरे ये पानी में फैलने लगी है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। लगी है और क्या कहूँगा, अगर अभी विस्तारण हो जाए तो देखिए जलकुंभी का हर साल ये समस्या आने लगी, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन इसको समय रहते हुए काबू कर ले, नहीं तो ये फिर बहुत ज़्यादा फैल जाती है और एक तरह से फिर ये पानी को अपने काबू में कर लेती है। बड़ौदा में श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान ने 10वीं बोर्ड के टॉपर छात्र छात्राओं का विजय जुलूस निकाला। इसे भाजपा मंडल अध्यक्ष मंगललाल फौजी, ASI चरण सिंह, पूर्व सरपंच राजेश जैन और संस्था चेयरमैन सोहनलाल चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। विजय जुलूस में 97.50% अंक हासिल करने वाले छात्र एकलव्य अरोड़ा सहित नसीम खान, सिकंदर सिंह, अंजलि चौधरी, देवराज सिंह, तेजस कुमार शर्मा, अंकुश कुमार, ओपिशा और वरुण बत्रा शामिल थे। इन बच्चों को खुली जीप में बैठाकर ढोल नगाड़ों के साथ कस्बे में विजय जुलूस निकाला गया। साथ ही संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह और संस्था प्रबंधक महेंद्र निहाल सिंह सहित बच्चों पर पुष्प वर्षा भी की गई।
और अब बात खैरतिल की, जहां निकटवर्ती रसगन गांव में जेजेएम योजना के तहत पेयजल बोरिंग का कनेक्शन कट गया है। बिल बकाया होने के कारण विद्युत निगम ने 8 दिन पहले कनेक्शन काट दिया था। ऐसे में परेशान ग्रामवासी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एडीएम शिवपाल जाटव को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ओम प्रकाश शर्मा, मोनू, अशोक, भजनलाल, मुरलीधर, राजू कटारा और द्वारका प्रसाद आदि उपस्थित रहे। पेंशनर समाज ने जिले में कई जगह ज्ञापन सौंपे हैं। रामगढ़ में पेंशनर समाज द्वारा काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया गया। साथ ही उपखंड अधिकारी बाबूलाल बैरवा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसके जरिए वैधता अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि इस काले कानून के कारण पेंशनर्स को भविष्य में किसी प्रकार का लाभ दे नहीं होगा। वहीं इस अवसर पर अध्यक्ष हरिराम गुर्जर, अजीत जैन, कमरुद्दीन, दामोदर लाल, भगवान साय, देवी सिंह, रघुनंदन सेन, हरि किशन और निमन खान आदि मौजूद रहे। उपशाखा रामगढ़ पेंशनर समाज ने श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को पारित विधेयक के विरोध में एक ज्ञापन दिया। आज पूरे पेंशनर समाज पूरे भारतवर्ष के अंदर इसे काले दिवस के रूप में मना रहा है। भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रयास किया है कि पेंशनरों को आगामी लाभ नहीं दिए जाए और बंद कर दिए जाएं। अब तक हमें जो लाभ और परिलाभ मिल रहे हैं, इसे पेंशनर समाज अपनी आजीविका पूरी कर रहा है। यदि सरकार ने इस बिल को बना दिया तो हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते और जो पेंशनर समाज है उनके बुढ़ापे को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और वहीं बड़ौदा में अध्यक्ष डॉक्टर देवीलाल योगी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशनर से संबंधित अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग उठाई गई है। अध्यक्ष डॉक्टर देवीलाल योगी ने बताया कि इस अधिनियम के लागू होने से पेंशन भोगियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। दिनांक 25/3/2026 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पेंशनर समाज के विरुद्ध अधिनियम के बाबत में ज्ञापन दिया गया। बड़ौदा में उपशाखा की तरफ से श्रीमान नायब तहसीलदार को बड़ौदा में को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें ये काले कानून को निरस्त करने के लिए उनसे मांग की गई। भारत सरकार के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पेंशनर समाज के खिलाफ उठाए गए या पास किए गए काले कानून के विरुद्ध बड़ौदा में पेंशनर समाज ने अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए नायब तहसीलदार बड़ौदा में को ज्ञापन प्रस्तुत किया। हमारी मांग है कि इस अनुचित बनाई गई स्थिति को निरस्त किया जाए। उधर खैरतल में भी प्रधानमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को ज्ञापन दिया गया। पेंशनर से हाथों पर काली पट्टी बांधी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पोप सिंह यादव, कोषाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, रघुवीर सिंह जाटव, जय सिंह यादव, कैलाश चंद झालानी और रतनलाल यादव आदि की मौजूदगी रही। 25 को पेंशनर्स के प्रति नोटिफिकेशन लागू करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक चुपचाप गुप्त रूप से इन्होंने निर्णय ले लिया और जिसका गज नोटिफिकेशन 29 मार्च 2025 को लागू कर दिया कि पेंशनर्स को कोई भी आगे आयोग वगैरह के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, इससे वंचित करने के लिए इस तरह का। और ये भी कह दिया गया कि इसको आप कोई भी न्यायालय के अंदर चैलेंज भी नहीं कर पाओगे। न्यायालय के लिए भी इन्होंने ये इस बात पर रोक लगा दी गई। तो इस बात को लेकर के पूरे भारतवासी पेंशनर्स में काफ़ी आक्रोश है और इस बात के लिए पिछली साल से भी हमने पूरे पेंशनर्स ने, पूरे ऑल इंडिया के पेंशनर्स फेडरेशन और सभी ने ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम और वित्त मंत्री के नाम दिया था, लेकिन अभी तक वो तलवार लटकाए हुए हैं और कहने को ये कहते हैं कि हम कोई भी पेंशनर्स के अहितों की बात नहीं करेंगे, लेकिन उस बात को अभी भी बरकरार रखा हुआ है। ये कभी भी उस चीज़ को लागू कर सकते हैं। इस वजह से हम ये चाहते हैं। खैरतल तिजारा में एडीएम शिवपाल जाट ने शिवम गैस एजेंसी का निरीक्षण किया। उन्होंने गैस सिलेंडरों के स्टॉक रजिस्टर, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जांच की। इस दौरान एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए कि सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएं। वहीं किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उधर जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन अधिकारी पूनम चौधरी एवं गैस एजेंसी के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इंजीनियर्स पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल के होनहार छात्र भानु प्रताप यादव ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। विद्यालय के निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि भानु प्रताप एक मेधावी एवं अनुशासित छात्र है जो पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनकी इस सफलता से स्कूल सहित पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। वहीं स्कूल के कुल 39 विद्यार्थियों ने 95% से भी अधिक अंक प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उधर जैसे ही 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं अभिभावक विद्यालय पहुंचे और अपनी खुशी जताई। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी होनहार विद्यार्थियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। तिजारा विधायक महंत बालक नाथ ने शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर रूपबास के सरपंच को बर्खास्त करने का आग्रह किया है। तिजारा पंचायत समिति की रूपबास पंचायत के सरपंच को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। साथ ही बताया कि जांच के दौरान सरपंच द्वारा किए गए कामों में भारी अनियमितताएं उजागर हुई है। ऐसे में जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई है। अलवर प्याज मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से सरसों खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया है। उप रजिस्ट्रार गुलाबचंद मीणा ने बताया कि अभी तक अलवर जिले में 153 किसानों ने सरसों बेचने के लिए पंजीयन करवाया है, जबकि जिले में 18,558 किसानों का पंजीकरण किया जाना है। एक किसान से अधिकतम 40 क्विंटल सरसों की खरीद की जा सकती है। अलवर जिले में चने और सरसों की खरीद के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरसों 6200 रुपए और चना 5800 रुपए 75 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उधर 19 किसानों ने चना बेचने के लिए पंजीकरण करवा लिया है। सर, राजफेड द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समिति से सरसों चना की खरीद का आज शुभारंभ किया गया है। कितना टारगेट है, क्या भाव है, क्या जानकारी? बिल्कुल, राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में आज अलवर जिले में सरसों की खरीद का शुभारंभ कर दिया गया है। हमारे अलवर जिले में 23 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सभी केंद्रों पे सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। अलवर जिले के लिए 18,558 किसानों के सरसों के पंजीयन के लक्ष्य दिए गए हैं। उनके विरुद्ध कल तक 153 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। इसी तरह से चने की बात अपन करें तो चने के 639 किसानों के लक्ष्य दिए गए हैं पंजीयन हेतु, जिनमें अभी तक 19 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। सरसों के भाव को मैं बताना चाहूँगा कि MSP हमारे 6200 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि बाजार दर कल का बाजार दर 6800 से 6900 के आसपास रहा था और न्यूनतम 6300 रहा। इसलिए सरसों के हमने सभी किसानों से वार्ता की। कल जो टोकन 21 किसानों के अलवर सेंटर के लिए टोकन जारी किए गए थे, सभी ने आने से मना किया है क्योंकि बाजार दर ऊपर है, इसलिए सरसों लाने की अनुच्छुक है। चने के बारे में यह है कि 1875 का चने का मार्केट है और MSP है और मार्केट 5400 के आसपास है। इसलिए चने में संभावना है, लेकिन अभी फसल तैयार हो रही है और आना शेष है। सर, खरीद केंद्र कहाँ पर शुरू किया आपने? खरीद केंद्र अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा प्रॉपर अलवर में प्याज मंडी में स्थापित किया गया है और अलवरी क्रय विक्रय द्वारा अपना एक सब सेंटर थानागाजी में खोला गया है। एक सेंटर मालाखेड़ा द्वारा संचालित किया जा रहा है, मालाखेड़ा ग्राम सेवा सहकार समिति द्वारा। इस तरह 5 क्रय विक्रय सहकार समिति है अलवर जिले की, जो ये 23 क्रय केंद्रों का संचालन करेंगी। इसी तरह गोविंदगढ़ क्रय विक्रय सहकार समिति है, उसके 5 खरीद केंद्र है। ऐसे ही रैणी क्रय विक्रय सहकार समिति है, उसके 7 क्रय केंद्र है। इसी तरह खेड़ली है, उसके 7 क्रय केंद्र है और लसनगढ़ है, उसके 3 क्रय केंद्र है। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने अलवर में सरसों खरीद केंद्र की शुरुआत को किसान हित में बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में सम्मान निधि योजना शुरू की थी, वहीं खेती से संबंधित सभी योजनाओं पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कृषकों के हित में कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में सरसों का सरकारी खरीद केंद्र भी अलवर में शुरू किया गया है। सर, राज्य सरकार द्वारा जिस तरह से सरसों खरीद केंद्र खोले गए हैं और इस बार मंडी में भी किसानों को अच्छे सरसों के दाम मिल रहे हैं, आप किसान नेता हैं, पूर्व विधायक है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया? जब से भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आए हैं, एक किसान परिवार से संबंधित है, किसानों की समस्याओं को समझते हैं
तो इन्होंने जब से योजनाएं चालू की हैं, दिन में बिजली देने की योजना, किसानों को उचित बिजली देंगे तो पानी अच्छा लगेगा, पानी अच्छा लगेगा, पैदावार अच्छी होगी, समय समय पर खाद पानी दिया जाए तो पैदावार होगी, किसानों को भाव अच्छा मिले। एक और है तो एमएसपी पे आज किसान चाहे मंडी में बेचो चाहे बाजार में बेचो, उनको उचित मूल्य मिल रहा है। सिर्फ जैसे अब एकदम 7,000 करीब है, गेहूं के भाव अच्छे मिल रहे हैं, एमएसपी से ज़्यादा ही मिल रहे हैं, तो किसान का है और इसमें किसान को फायदा हो रहा है। ये राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, इनके प्रयासों से किसान खुशहाल है। मोदी जी ने तो जो किसान सम्मान निधि योजना है उसको समय समय पर दे रहे हैं, उससे किसानों का बहुत फायदा हो रहा है। सर, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो है किसानों के हित में काम कर रही है, सम्मान निधि जो शुरू की है, इसके अलावा भी लोन और कृषि सुधार के भी कई काम किए हैं? किसानों के सुधार किए हैं। अभी जैसे किसानों के लिए ये बाड़ा वो होते हैं जो डांगर बनवाते, क्या कहते हैं गांव में, बाड़ेबंदी होती है, मेड़बंदी जो होती है, उसके लिए सब्सिडी मिल रही है। किसानों के लिए पानी के लिए टैंक बनवाने के लिए सब्सिडी मिल रही है, ग्रीन हाउस के लिए सब्सिडी मिल रही है। तो किसानों के क्षेत्र में, किसानों के खेती के क्षेत्र में जितनी सुविधा है इस सरकार ने दी है, इतनी पहले कभी नहीं मिली, और इससे किसानों की खुशहाली मिल रही है, किसान का भाव अच्छा मिल रहा है, अलबाल अच्छा कर, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने पत्नी गीता जूली सहित करणी माता मंदिर में नवरात्र के अवसर पर मां करणी माता की आरती की, साथ ही आशीर्वाद लेकर प्रदेश की खुशहाली को लेकर कामना की गई। उल्लेखनीय है कि करणी माता को शक्ति का अवतार माना जाता है और देश भर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। करणी माता मेला कमेटी के संयोजक राजेश जोशी, कोषाध्यक्ष नरेश चौधरी और विपिन शर्मा द्वारा उनका पटका पहनाकर स्वागत किया गया। उधर जूली ने सरिस्का बफर जोन और सुरक्षा के लिहाज से श्रद्धालुओं से जंगल में नहीं जाने की अपील की है। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नौगावा में परीक्षा परिणाम जारी करने के मौके पर विद्यार्थियों को प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ कक्षा 1 से 4, 6, 7 और 9 के रिजल्ट का ऐलान प्रभारी मंजरी रानी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेश कुमार जैन आजाद रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर रामनिवास यादव ने की। वहीं मेधावी बच्चों में अपना परिणाम जानकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यक्रम में मनोज कुमार, अजय जैन, धर्मेंद्र राठी, कालूराम मीणा, कृष्ण मुरारी यादव, इंद्रपाल, सतीश शर्मा, ममता रमा शर्मा और भाष्मिता वशिष्ठ उपस्थित रहे। नौगावा स्थित राजकीय बालिका सीनियर स्कूल में छात्राओं को बैग वितरित किए गए। प्रधानाचार्य सुषमा यादव के सानिध्य में मंडल अध्यक्ष भीम सिंह चेतीवाल और उपाध्यक्ष राजेंद्र सेन ने कक्षा 10 में 91.83% अंक हासिल करने वाली काजल सैनी का अभिनंदन किया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्राओं को भी बैग का वितरण हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पत्रकार नरेश जैन रहे। साइबर क्राइम पर अंकुश के लिए राज्य भर में ऑपरेशन साइबर शील्ड जारी है। इसी क्रम में अलवर पुलिस ने साइबर संग्राम के दूसरे चरण को और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पुलिस ने करीब 72,60,000 रुपए की ठगी की राशि होल्ड करवाई है, जबकि 17,13,000 रुपए पीड़ितों को वापस दिलवाए गए। इसके अलावा संबंधित पोर्टल के जरिए 222 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर परिवादियों को सौंपे गए हैं। पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को पकड़कर अन्य राज्यों की पुलिस को इन्हें सौंपा है। जागरूकता के तहत 569 शिविर भी आयोजित हुए और 43,412 लोगों को जागरूक बनाया गया। साथ ही साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे 1,90,377 मोबाइल सिम और IMEI नंबर ब्लॉक करवाए गए हैं। एसपी ने अपील की है कि लोग OTP पिन या बैंक डिटेल किसी से साझा ना करें। इसके अलावा अनजान लिंक या QR कोड से दूर रहने के साथ ही सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतें। अलवर जिले के अंदर साइबर क्राइम की हॉटस्पॉट को देखते हुए जो हमारा ऑपरेशन साइबर संग्राम 2.0 है जो लगातार जारी है, उसी के तहत हमने 2026 में अब तक 78 FIR दर्ज की है, जो कि पूरे प्रदेश में जो FIR है उसमें हम लोग टॉप जिलों में हैं। उसके अतिरिक्त हमने लगभग 72,000 की जो राशि है वो होल्ड कराई है। इसमें 222 मोबाइल जो है सील पोर्टल के थ्रू हमने रिकवर कराए हैं। इसके अतिरिक्त जो साइबर क्राइम करने वाले अपराधी हैं जो बाहर के जिलों में वांटेड है, ऐसे 13 अपराधियों को हमने बाहर की पुलिस को हैंड ओवर भी किया है, जो कि विभिन्न साइबर क्राइम के अपराधों में वांछित थे।
इसके अतिरिक्त जो हमारी A4C हेल्पलाइन है उसके थ्रू जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं और 1930 हेल्पलाइन नंबर है उसके इस्तेमाल से जो होल्ड की राशि है वो लगातार बढ़ी है। और आमजन से भी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड की घटना आपके साथ में होती है तुरंत 1930 पे आप कंप्लेन करें। यदि किसी कारणवश 1930 हेल्पलाइन बिजी आती है तो अलवर जिले के जो स्पेशल व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किए हैं 8764874306 उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप सूचना दे सकते हैं, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या फिर 1930 पे अपना डेटा अपलोड नहीं कर सकता है तो पुलिस उसमें जो है उस व्यक्ति की मदद करेगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। शमशान घाट में वृद्धा की अस्थियां बदल जाने पर परिजनों में भड़का आक्रोश। बुध विहार निवासी दूसरे मृतक के परिजनों की गलती बनी वजह। कलयुगी बेटे ने मां और छोटे भाई को तलवार से हमला कर किया घायल। रूपबास में सामने आई वारदात। तेज रफ्तार वाहन ने बालक की ली जान और मां बाप एवं बहन को किया घायल। जालूकी थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। और प्रमुख कारोबारी की किडनैपिंग और डकैती के केस में 5 को हुई उम्र कैद। कोर्ट ने सुनाया फैसला। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।